नमस्कार दोस्तों, यूपी TSSC वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मोस्ट वांटेड टॉपिक कथन और तर्क के कुछ प्रश्नों को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी अच्छी खासी बढ़त बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने में 10 प्रश्न धमाकेदार हैं, जो कि परीक्षा से पहले यदि आप देख लेते हैं तो जरूर आपकी स्पीड थोड़ी सी जरूर बढ़ जाएगी, प्रश्नों के सही होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखते हैं देर न करते हुए कथन और तर्क का ये पहला प्रश्न। इस तरह के प्रश्नों में एक कथन होता है और सामान्यतः 2 या 3 निष्कर्ष होते, तर्क होते हैं। इन तर्कों में आपको बताना होता है कि दिए गए कथन के आधार पे कौन सा कथन तार्किक रूप से प्रबल है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कथन, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेडिकल ही परीक्षा नहीं बल्कि कोई भी परीक्षा, चाहे वीडियो और एग्जाम भी हो, तो उसको पास करने के लिए कठिन परिश्रम ही करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मेडिकल परीक्षा को पास करने के लिए कुछ ज्यादा ही परिश्रम की जरूरत पड़ती है। ये बात सच है, टफ एग्जाम माना जाता है। तो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस बात से क्या तर्क निकाल सकते हैं? बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से सोच के लेकिन तेजी के साथ आपको उत्तर देना है। वही तर्क सही होगा जो कथन का तार्किक उत्तर देगा। तार्किक उत्तर, अब ये जरूर नहीं कि हां से उत्तर सही होगा कि नहीं से उत्तर सही होगा। हां कहने के बाद क्या तर्क दिया गया ये महत्वपूर्ण है, या नहीं कहने के बाद क्या तर्क दिया गया ये महत्वपूर्ण है। हां वाला भी अपने जगह पे सही हो सकता है अगर तर्क सही है, तो उसी के साथ साथ नहीं वाला भी सही हो सकता है अगर तर्क सही है। तो नहीं तो हां ना का यहां पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तर्क मजबूत दमदार होना चाहिए। तो हां का मतलब हां कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बात सही है, करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। बिल्कुल सही बात, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता, और खासतौर से आप तो छात्र के रूप में इसे नकार ही नहीं सकते, और यही बात ऊपर कही भी गई। तो सीधे सीधे निकल रहा है, इसमें कोई संकोच नहीं, कोई दुबहा नहीं है, कोई शंका नहीं है। अब ये करें नहीं का मतलब कोई कड़ी बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। कड़ी बड़ी मेहनत क्या होती है? कड़ी बड़ी हम मेहनत क्यों करेंगे, हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कह रहे हैं? तर्क मजबूत होना चाहिए। नहीं के बावजूद भी इनकी बात सही हो जाएगी अगर तर्क मजबूत होगा। तो यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो वे प्राइवेट कॉलेज जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, सरकारी कॉलेज नहीं मिलता, तो ये प्राइवेट कॉलेज जा सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में फीस भी तो बहुत ज्यादा लगेगी, और हो सकता है कि बड़े बड़े कॉलेजों की तरह जो अच्छी पढ़ाई होती है, हो सकता है यहाँ पे ना हो उस तरह की अच्छी पढ़ाई। तो मेहनत करने से भागने की ये बात कर रहा है ये वाला। लेकिन तर्क क्या कर रहा है? कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो कथन में कहा जो गया कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो आप ये नहीं उसको टाल सकते हैं, अरे कड़ी मेहनत की क्या जरूरत है, पैसा देकर हम प्राइवेट कॉलेज ले लेंगे। तो ये तर्क दमदार नहीं है। ये बात कोई नहीं कहेगा कि अरे मेहनत मत करो। तो बिल्कुल घटिया तर्क है। पहला वाला तर्क केवल सही होता है, दूसरा वाला तर्क बिल्कुल कमजोर होता है। आंसर है डी, केवल तर्क एक सशक्त है। यानी पहला वाला तर्क मजबूत है, दूसरा तर्क खोखला है। अब दूसरा कथन ध्यान से देखिए। कथन को ध्यान से लेकिन तेजी से पढ़िए, फिर उसके बाद तर्क को ध्यान से लेकिन तेजी से पढ़िए और उत्तर दीजिए। वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए। वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप जल्दी जल्दी भी प्रश्न कर सकते हैं। क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? यानी बिना उनका, कुत्तों का क्या कोई स्वार्थ नहीं होता? वैसे तो दुनिया में सबका स्वार्थ होता है, जानवरों का भी स्वार्थ होता है। हो सकता है कुत्ते भी स्वार्थ से काम करते हो कि जो रोटी खिलाता है उसी के साथ वफादारी करते हैं, नए लोगों के साथ नहीं करते हैं। किसी भी कुत्ते को 4 दिन रोटी खिलाइए, वो आपके प्रति वफादार हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कुत्ते निस्वार्थ प्यार तो नहीं करते, लेकिन फिर भी खैर कथन करा कि क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं। अब देखिए कथन क्या है। तर्क करा कि हाँ कुत्ते बहुत वफादार और प्यारे होते हैं। बात सही है, वफादार होते हैं, प्यारे होते हैं। घर पर पालतू कुत्ते के होने से बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है। इसका क्या मतलब? ये तो लाइन ठीक था, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, प्यारे भी होते हैं, लेकिन पालतू कुत्ते के होने पर घर पे दोस्ताना माहौल बना रहेगा। इसका क्या मतलब? यानी कि घर पे जो सास बहू में या आपस में बड़े भाई छोटे भाई में या आपस में किसी भी तरह की जो लड़ाइयां होती है, झगड़े मनमुटाव होते हैं, यानी वो नहीं होंगे और दोस्ताना माहौल बना रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है।
यही ये वाली बात जो है इस तर्क को क्या करता है, गलत साबित कर देता है, पूरा पूरा सही नहीं है। जब तक तर्क 100% या 99% सही नहीं हो, सही नहीं मानेंगे। दूसरा करें नहीं, नहीं का मतलब इसको नेग्लेक्ट करा, क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं, नहीं का मतलब हो गया कि नहीं, निस्वार्थ प्यार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, तो यह सिर्फ एक मानवीय सोच है, यानी कि मानवीय सोच है कि यह मानवों के दिमाग के, मनुष्यों के दिमाग के, व्यक्तियों के दिमाग की ये उपज है कि मानव ये सोचते हैं कि कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका सिर्फ एक सोच है। अपितु कुत्तों को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि कुत्तों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, जैसे जंगलों में रहते हैं या अन्य जानवर जो पक्षी वगैरह होते हैं आसमान में आराम से उड़ते हैं, उसी तरह जानवरों को भी छोड़ देना चाहिए। निस्वार्थ प्यार के चक्कर में नहीं पड़ाना चाहिए, बल्कि उन्हें भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, ऐसा कुछ ये कथन कर रहा है। आपको लग सकता है कि ये वाला सही है, लेकिन ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि पक्षियों की तरह, तोता मैना कबूतर की तरह कुत्ते जो होते हैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहते हैं। अधिकांश कुत्ते वहीं पलते बढ़ते हैं या वहीं रहना चाहते हैं। ज्यादातर जो जहां पे मानवीय बस्ती है, मानवीय बस्तियों में कुत्ते देखेंगे मनुष्यों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, और वहीं जाते हैं जहां पे मानव रहते हैं, ताकि उन्हें कुछ रोटी या उन्हें खाने का कुछ भी खाद्य सामग्री मिल सके। तो वो मानवों के साथ अब घुल मिल गए हैं। तो ये वाला कथन जो है गलत होता है, क्योंकि अन्य जीव जंतुओं से या जंगली कुत्तों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। यानी कि यहां पर हो जाता है सी, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न तो 2, यानी कोई भी मजबूत नहीं है। अगला कथन देखिए और खुद से उत्तर देने का पहले प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिल पाएगा। कथन कर रहा है, सामान्य कामकाजी घंटों की तुलना में देर रात तब काम करने वाले लोगों के शरीर में अधिक मात्रा में विषाक्त पदार्थों के पैदा होने को बढ़ावा मिलता है। तो साधारण सी बात है, दिमाग में घुसाना भी आसान है। यानी कह रहा है कि अगर ज्यादा देर तक रात में जाग कर काम करेंगे, देर रात तक काम करेंगे, तो शरीर में जो है विषाक्त पदार्थ पैदा होने को बढ़ावा मिलता है। यानी कि तुरंत पैदा हो जाएगा 1 लीटर, आज आप रात भर जगह, कल 1 लीटर विष पैदा हो जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है, बहुत हल्के ढंग से कर रहा है कि देर रात तक काम करते रहेंगे 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, तो आपके शरीर में विषाक्तता को पैदा होने को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि शरीर में आपकी कुछ कमियां आएंगी, आपको नुकसान होगा शरीर को, ये कहने का यहां पर सेंस है। तो ठीक है, तर्क देखते हैं। तो ये करा कि हाँ, यानी इस बात से एग्री करता कि हाँ ऐसा होता है, विषाक्तता बढ़ता है जब हम अपने प्राकृतिक शरीर का भी एक समय होता है, यानी कि शरीर का टाइम होता है। आप समय बिना अलार्म लगाए भी आप 5 बजे उठती नींद खुलती है आपकी, तो 5 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। आपको अगर दोपहर में 12 बजे भूख लगती है तो ऑटोमेटिक 12 बजे ही लगेगी। और बाई चांस वो टाइम आगे बढ़ गया, 1-2 बज गया, तो आपकी भूख मर जाती है। यानी कि समय भी होता है, शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है। तो वो शरीर का एक समय होता है और उसका सम्मान करना चाहिए। जल्दी सोते हैं और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, या जल्दी सोने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। यानी देर रात तक न जगने से, बल्कि जल्दी सो जाने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। शरीर के समय का अगर हम लोग सम्मान करते हैं, यानी समय से सोइए, समय से जगिए, समय से खाइए, नहीं कि कभी खा लिए कभी सो लिए, तो ये सही नहीं है। तो ये बिल्कुल तर्क से संबंधित है, बिल्कुल तार्किक बात है और यहाँ पे सही साबित हो जाता है। दूसरा तर्क नहीं, ये कह रहा कि नहीं अरे ये बायोलॉजिकल टाइम क्या होता है, कुछ नहीं, जब भूख लगे तब खाओ, जब पढ़ने का मन करे तब पढ़ो, जब उठने की नींद खुले तो उठ जाओ, जब नींद लगे तुरंत सो जाओ। यानी इसका ये कहने का मतलब है नहीं का। तर्क क्या दे रहा है, आजकल देर रात तक काम करना अपरिहार्य है, क्योंकि हम अनेक समय क्षेत्रों में काम करते हैं। तो कुछ हद तक बात सही लग रही है, क्योंकि किसी की नाइट ड्यूटी होती है, उसे रात में काम कुछ समय तक करना ही पड़ता है, लेकिन अपरिहार्य कर रहा है। यानी इसका कोई, अपरिहार्य का हिंदी मतलब होता है कोई परिहार नहीं है, कोई इसका तोड़ नहीं है, जबकि तोड़ है। आप ऐसा काम क्यों करेंगे जिसमें रात भर जागना रहे, कुछ समय का निश्चितता ना हो, या रात में जग के आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, तो ऐसा काम क्यों करें? क्योंकि शरीर से बढ़ के काम नहीं हो सकता, पैसा नहीं हो सकता। आप ऐसा काम चुनिए जिसमें रात में जगना जरूरी ना हो। तो सेहत पहले है, काम बाद में है, इसलिए ये अपरिहार्य है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी केवल पहला वाला तर्क जो है वाजिब है, दूसरा वाला तर्क जो है गैर वाजिब है। हमारा आंसर हो जाता है केवल एक तर्क मजबूत है। अगला कथन पढ़िए, क्या शिक्षकों को विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद टीचरों के ऊपर है, ये इसे हम लोग समझ सकते हैं, टीचरों को
ट्यूशन लेने की अनुमति है तो टीचर तो चाहेगा ही कि स्कूल में भी पढ़ाएं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएं और घर आके भी पैसा छापने की मशीन लगा दें। तो ऐसा तो टीचर सोचेंगे। आप देखते भी होंगे कुछ टीचर जो सरकारी विद्यालयों में कहीं भी पढ़ाते हैं तो कुछ लड़के उनसे जुड़े होते हैं और फिर उनसे घर पे आके पढ़ते हैं। तो ऐसा जब होता है तो टीचर सामान्यतः स्कूलों में उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाता और हिंट भी देता रहता है कि आप चाहें तो घर पे आ लीजिए। ऐसा कुछ हद तक होता है। तो ट्यूशन लेने की अनुमति अगर मिलेगी तो टीचर स्कूल में उतने अच्छे से मन से नहीं पढ़ाएगा जितना वो घर पे पढ़ाएगा, ट्यूशन में पढ़ाएगा। तो तर्क यहां पर दिया जा रहा है इस कहानी के पीछे कि हाँ कि बात ट्यूशन की अनुमति होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि हाँ होनी चाहिए। क्यों? इससे शिक्षकों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो गलत बात है। अधिकतर देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के टीचरों को ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं होती। तो सरकार के किसी भी फैसले के अपोजिट जाएगा जो तर्क, वो सामान्यतः सही नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का रूल है कि सरकारी टीचर प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता है तो नहीं पढ़ाएगा। इसको हम लोग तर्क को मजबूत कह देंगे तो तर्क निश्चित रूप से गलत होगा ही होगा। अतिरिक्त आय अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, स्कूल से आपको आय मिल ही रही, उसी से आपका काम चलना चाहिए। नहीं चल रहा है तो आप स्कूल छोड़ दीजिए, घर ही पे पढ़ा लीजिए। दूसरा कारण नहीं, यानी नहीं पढ़ाने देना चाहिए। इससे विद्यालय में पढ़ाने की गुणवत्ता में कमी आएगी। तो सही बात है, जब आप घर पे पढ़ाएंगे तो उतने मन से स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। ये भी कह सकते हैं कि थक जाएंगे, स्कूल में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, या स्कूल में खराब पढ़ाएंगे तभी तो आपके पास घर पे स्कूल में लोग आएंगे। तो ये भी तर्क क्या है? ये वाला तर्क गलत है। दूसरा वाला तर्क क्या है? मजबूत है। केवल दूसरा तर्क प्रबल है। अगला कथन देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए जब वो झूठ बोले तो दंडित किया जाना चाहिए? लाठी या जैसा भी दंड, हल्का फुल्का या भारी, कुछ भी आ सकता है इसके अंतर्गत। तो तर्क एक में कहा गया हाँ, यानी बच्चों को दंड दिया जाना चाहिए। बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से। देखिए वैसे तो बच्चों को दंड देने के लिए मना किया जाता है मनोविज्ञान में, लेकिन यहां जिस हिसाब से शब्दों का प्रयोग किया गया है इससे समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर हमसे क्या टिक कराना चाह रहा है। तर्क को मजबूत टिक कराना चाह रहा है कि कमजोर। तो शब्दों पर विशेष ध्यान देना होता है तर्क में। तो उम्र के हिसाब से बड़े नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल है। उचित सजा, यहां उचित शब्द का भी इस्तेमाल है। उम्र के हिसाब से इतना ज्यादा नपा तुला शब्द बोल दिया गया कि यह तर्क तो मजबूत होना ही होना है। नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है दंड दिया जाना चाहिए तो कह रहा नहीं, बिल्कुल नहीं दंड दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने के बजाय दंडित होने का डर पैदा हो जाता है। यानी बच्चे डर जाएंगे कि अब हमें दंड मिलेगा तो वो हो सकता है जो करने का प्रयास करे वो करे ही ना, डर से रुक जाए। तो ये भी अपने जगह पर सही। देखिए अब यहां पर हाँ वाली भी बात सही हो गई, ना वाला भी सही होगा, एक साथ दोनों सही हो गए। यानी ऐसा संभव है कि उसी कथन का जवाब हाँ भी सही हो, ना भी सही हो, बस तर्क दमदार होना चाहिए। यानी दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही है। दोनों ही तर्क यहाँ पर मजबूत है। आंसर ए, 1 और 2 दोनों सशक्त है, यानी कि मजबूत है, प्रभावशाली है। अब अगला कथन कर रहा है यहाँ पे, क्या समाचार पत्र में केवल पात्रता प्राप्त संवाददाताओं के समाचार ही प्रकाशित होना चाहिए? पात्रता प्राप्त यानी डिग्री जिसके पास है जर्नलिज्म का, या अनुभवी है, या जर्नलिज्म का डिग्री है, ऐसा कुछ जो भी पात्रता रखी गई है वो पात्रता है, तभी उन्हें संवाददाताओं को समाचार पत्र प्रकाशित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो याद रखिए कि पहले के जितने संवाददाता है, रिपोर्टर है, पहले के जब डिग्री डिप्लोमा नहीं चलता था तो वो अनुभवी भी हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं, इसके बावजूद वो इस तरह की योग्यताओं वाले नहीं भी हो सकते कि उनके पास डिप्लोमा हो जर्नलिज्म का, पहले जमाने के हिसाब से। तो कह रहा कि हाँ इससे काफी सारे कागज बचेंगे। कागज बचने का कुछ बात नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि जो योग्यता वाले नहीं रहेंगे, खूब ज्यादा पेपर खराब कर करके लिखेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा और ज्यादा पेपर बर्बाद करेंगे, शायद ये कहना चाह रहा है, जो कि सही नहीं है। नहीं, योग और अयोग को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सही बात है, योग और अयोग को इस तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, खासतौर से ये पत्रकारिता के लाइन में, क्योंकि इसमें अनुभव भी बहुत कुछ होता है। आंसर है सी, केवल दूसरा तर्क ही सशक्त है। क्या हमें सामुदायिक धुलाई केंद्रों को बढ़ावा देना चाहिए? सामुदायिक धुलाई केंद्र, देखिए सामुदायिक यानी एक ही स्थान पर कोई ऐसा व्यवस्था रहेगा पानी वानी का, साबुन सरफ का, जहां एक ही जगह पर आप धुलाई करेंगे। जैसे पोखरा तालाब भी कह सकते हैं, पोखरे तालाब पे या कहीं भी ऐसे जगह, एक जगह रहेगा जहाँ पे धुलाई करेंगे ताकि पानी बचे, समय बचे, बहुत कुछ बचे। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग बस से जाते हैं, मान लीजिए 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, वाराणसी से इलाहाबाद, वाराणसी से आगरा, कहीं से भी, तो अगर आप सोचिए बस से जाते हैं तो कितने सस्ते में 150, 200, 300 रुपए में पहुंच जाते हैं।
या ट्रेन से भी जाते हैं तो। लेकिन अगर आप अपनी ही ट्रेन चला के ले जाइए या अपनी ही बस बुक करके ले जाइए या आप बाइक से भी जाइए तो कितना ज्यादा तेल लग जाएगा। यानी कि सामुदायिक, यानी जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक जो भी व्यवस्था होती है सार्वजनिक रूप से, तो वो आपको सस्ता पड़ता है। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ, इससे बहुत सारे संसाधनों की बचत होगी, तो निश्चित रूप से हो जाएगी। नई भारत में यह संकल्पना अभी नई है, क्योंकि लोग अपने कपड़े घर पर धुलते होंगे, लेकिन नई कह के इसको नकारना गलत बात है। धुलते होंगे, हो सकता एक्सेप्ट करने में समय लगे, लेकिन नई है ये व्यवस्था, नहीं अपनाएंगे लोग, ये कहना कह के इस बात को काटना गलत है। जैसे कहा जाए आजकल घर घर पे, गांव गांव में लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं स्कैन करके क्यूआर कोड को। अगर आज से 5 साल 10 साल ही पीछे चले जाइए तो ऐसा बहुत कम था। उस समय कि अगर सरकार ये सोचे कि अरे ये व्यवस्था अभी गांव में लोग डरेंगे नहीं पेमेंट करेंगे, सोचती तो ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाती। यानी किसी भी नई व्यवस्था को ये करके नहीं लागू, नजरअंदाज कर सकते कि अभी नई नहीं है, लोग नहीं अपनाएंगे, ये सब कुछ कह के किसी भी नई व्यवस्था को अगर अच्छी है तो लागू करने से रोकने की बात कहना गलत है। इसलिए डी आंसर, केवल पहला वाला ये वाली बात मजबूत है, और दूसरी वाली नई नई कह के जो टाल दे रहा है वो गलत है। अगला प्रश्न कथन देखेंगे, कार्यालय में कंप्यूटर के सामने 9 घंटे तक बैठने वाले, 9 घंटे समान रूप से लिख दिया, 9-10 घंटे बैठने वाले कर्मचारियों की आंखों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीन गार्ड का उपयोग अनिवार्य है। जैसे आप मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो कंप्यूटर में भी कुछ ऐसा स्क्रीन गार्ड रहता है जो आपको की आंखों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कह रहा अनिवार्य कर देना चाहिए, तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है, अनिवार्य कर ही देना चाहिए। आंखों से महंगा थोड़ी स्क्रीन गार्ड होगा। हाँ, आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा स्क्रीन गार्ड पहनना सबसे अच्छा होता है, बिल्कुल सही है, हमेशा पहनना चाहिए, चश्मे के रूप में या स्क्रीन गार्ड लैपटॉप पे लगा के या जैसे भी। नहीं ये करा, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? कर्मचारियों के लिए ऐसी व्यवस्था करना कंपनी के लिए संभव नहीं है, यानी कि बहुत महंगी व्यवस्था है, बहुत ज्यादा होगा, 1000, 2000, 500, 100, 200 ऐसा ही कुछ होगा। तो क्या कंपनी इतना नहीं कर सकती अपने कर्मचारियों के लिए? निश्चित रूप से कर सकती। तो ये संभव नहीं है कहना हर तरह से गलत है, यानी पहला तर्क केवल क्या है, प्रबल है, आंसर है बी। क्या संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए? मैंने तो अभी खास तौर से नहीं सुना संगीत चिकित्सा, लेकिन ऐसा है कि संगीत सुनने से 2 पौधों को या 2 सब्जी के पौधों को संगीत सुनाया गया, एक को नहीं सुनाया गया, तो जो जिसको संगीत सुनाया गया वो पौधा ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ। मैंने भी सुना है ये बात, तो ये सही है। अगर सही है साइकोलॉजिकल या इसका प्रूफ किया जा चुका है तो हाँ लिखा है, हाँ यह सिद्ध किया जा चुका है। तो सिद्ध किया जा चुका है तो मानना पड़ेगा कि संगीत का शरीर और दिमाग पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है या रोगियों को तेजी से ठीक होने में। अब ये नहीं करा कि संगीत सुनकर ही आप ठीक हो जाएंगे कैंसर से या किसी बड़ी टीबी से या किसी बड़ी बीमारी से, ये करा कि ठीक तेजी से ठीक होने में बस मदद करता है। यानी आप जो साल भर में ठीक होने वाले थे, संगीत के माध्यम से हो सकता है कि 8 महीने में ही ठीक हो जाए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए। नहीं ये करा, नहीं यह मदद नहीं करेगा, तो ये गलत खुद लग रहा है, यानी केवल पहला वाला तर्क मजबूत है। क्या प्रतिदिन एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती हैं? डॉक्टर, बहुत पुराना कथन है, सब लोग जानते हो कि रोज एक सेब खाइए और डॉक्टर को अपने से दूर रखिए। तो सभी लोग जानते हैं कि ये बात सही है, लेकिन किस वे में सही है, गलत वे में ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कहीं आप ये सोचे कि आप कुछ मत खाइए, दिन भर कुछ मत खाइए, बस एक सेब खा लीजिए, तो क्या आप सेहतमंद रहेंगे? बस सुबह उठे एक सेब खा लीजिए, बस कुछ नहीं, तो आपको तमाम बीमारियां हो जाएंगी, विटामिन की कमी हो जाएंगी, कई तरह के विटामिन और मिनरल की कमी हो जाएगी। केवल सेब ही सारे विटामिन मिनरल या जो भी चीज शरीर को चाहिए उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। ये कहा गया है अलग सेंस में, यानी सब कुछ खाते हैं, भोजन लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, उसके बाद अगर आप सेब भी खा लें तब आप बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन अगर आप गलत सेंस में समझ लेंगे तो बात गलत हो जाएगी। एक सेब खाने से बीमारियां दूर रहती हैं। तो अब देखिए क्या ये कह रहा है तर्क, हाँ कह रहा है कि हाँ सही बात है, रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। रोज एक सेब खाएंगे तो आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, गलत बात है। सेब में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, तो केवल आयरन ही जरूरत नहीं है शरीर की कि आवश्यक पोषक तत्वों की पूरी पूर्ति हो जाएगी। दूध भी पीना पड़ेगा, हरी सब्जियां भी खानी पड़ेगी, चतुरंगी भोजन करना पड़ेगा, लाल हरा पीला सफेद, चीनी घी सब खाना पड़ेगा, तेल वगैरह। तो केवल सेब खाने से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है।
भले ये कथन अपनी जगह पे सही है बात, नहीं ये करा नहीं, स्वास्थ्य शरीर विकास के लिए स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए सभी प्रकार की, ये सही बात है, सभी प्रकार के फलों का सेवन अनिवार्य है। अब ये गलत कर दिया है। ये कहता सभी प्रकार के फल खाना चाहिए तो सही था, सामान्य वे में कहता तो, लेकिन कठोरता के साथ बोला सभी प्रकार, यानी दुनिया में जितना प्रकार है सब खाना पड़ेगा। और वो भी यहां पे कह दिया अनिवार्य, यानी 100%, यानी अमरूद, केला, सेब, संतरा और भी जिसका मैं नाम नहीं जानता हूं, हजारों किस्म के फल होते, सब आप जब खाएंगे तब आपको मिलेगा लाभ। ऐसा कुछ नहीं है 2-3 किस्म के कभी अमरूद खा लीजिए, कभी मिल गया सेब खा लीजिए, कभी केला खा लीजिए, ऐसे कुछ भी 1-2-3 फल खा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा दोनों ही कथन क्या हो गया यहाँ पे गलत हो गया, न तो एक और न ही दो सशक्त, यानी कि दोनों ही प्रबल नहीं है। दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।